अगर हल्ला करोगे तो सबको दास बना लिया जाएगा, घर नहीं जाने दिया जाएगा। फ्रांसीसी, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, कौन हुए? मार्टिनिक, मार्टिनिक और इसके साथ हुए गोडेलोप, कौन है? गोडेलोप, गोडेलोप और सैन डोमिंग, पूरा नाम क्या है उसका? डोमिंगो है। सैन सैन डोमिंगो, क्या? सैन डोमिंगो। कैसे कैसे नाम है? सैन डोमिंगो। देखो, तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। क्या थे? आपूर्तिकर्ता थे। व्यापारी, आसान भाषा में क्या कह सकते हैं इनको? आप याद रखो, व्यापारी। ठीक है। और किसके थे ये? नील, नील की खेती होती थी ना, नील, चीनी, कॉफी, जो आज कॉफी पीते हैं ना, कॉफी, चीनी, नील, इसके महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। क्या करते थे? इन सब चीजों की आपूर्ति करते थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के लिए यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। बागान में क्या थी? श्रम की कमी थी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया। क्या किया गया? त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। दास व्यापार कब शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में। सत्रहवीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट तक जहाज से ले जाते थे। फ्रांसीसी सौदागर जो होते, क्या? बोर्दे, बोर्दे या नान्ते, क्या है ये बंदरगाह है। ये क्या है? बंदरगाह है। और इन बंदरगाह से अफ्रीका तट पर ले जाते थे। कहां ले जाते थे? अफ्रीका के तट पर। अफ्रीका के तट पर ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। क्या करते थे? स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर, दास जो खरीदते थे ना, दास, यही दास प्रथा, दासों को क्या करता है? दाग कर। अब ये दाग क्या होता है? दाग कहने का मतलब है, जैसे आपने बैल पे देखा होगा ना, त्रिशूल बना हुआ, गरम गरम लोहा लगा के छाप दिया, एक तरह से स्टैंप, मोहर। दाग कर, क्लियर? समझ पाए बात को? आगे बढ़े, समझे? दाग कर क्या होता है कि दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए, 3 महीने, कितने महीने? 3 3 महीने, 4 4 महीने की समुद्री यात्राएं होती थी। तो अटलांटिक महासागर पार करके कैरिबियाई देशों तक 3 माह, 4 महीने, 4.5 महीने, कभी तूफान आया तो यात्रा लंबी हो जाती थी। तूफान में फंस गए तो यात्रा ज्यादा लंबी हो चली गई। समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था, क्योंकि बागान में क्या था? मजदूरों की कमी थी। दास श्रम के बल पर ही यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। नहीं तो आप जो नील की, कॉफी की, चीनी की आपूर्ति नहीं कर सकते, पूर्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि काम करने वाले ही नहीं थे। तो इन दासों से ही ये क्या हो पाया? संभव हो पाया।
बोर्दे और नाश्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बने। ये दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बने। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि यूरोपीय की व्यक्तियों के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी को प्रदान की जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। डर से कोई भी इनके लिए कोई भी कानून पारित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इनको क्या था? डर था। अब जो डरता है वही मरता है कि नहीं? कोई भी कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया। कब पारित किया? 1794। 1794 में किसने? कन्वेंशन ने। कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद, इसके 10 वर्ष बाद किसने? नेपोलियन। नेपोलियन 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। नेपोलियन ने क्या किया? दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपनी आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। कौन से? अफ्रीकी निग्रो। काले काले होते हैं ना अफ्रीकी निग्रो, एकदम लंबे लंबे चौड़े चौड़े काले काले, है ना? तो गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। कब किया गया? फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से। अंतिम रूप से कब किया गया? 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 1848 में किया गया। और क्रांति और रोजाना की जिंदगी में देखो क्या दिक्कत थी। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप। कौन सा था? सेंसरशिप। सेंसरशिप, जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप। प्राचीन राजवंश के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, जैसे कि सांस्कृतिक गतिविधियां को अखबार हो गया, किताब हो गया, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जाता था। कोई भी चीज छापनी हो, कोई भी चीज लिखनी हो, तो जो सेंसर के अधिकारी थे उनके द्वारा पास करने के बाद ही उसको प्रकाशित या मंचित किया जाता था। उससे पहले नहीं कर सकते, उसी को बोलते सेंसरशिप। परंतु अब अधिकारियों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों और पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई एकदम। जैसे बाढ़ आती है ना, दिल्ली में बाढ़ आई थी, बिहार में बाढ़ आती है ना? बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा
और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सके। क्या किए जा सके? विरोधी विचार भी विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सके। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पंडितपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। जो पढ़े लिखे थे, और पढ़े लिखे क्या थे? पढ़े लिखे तो मुट्ठी भर ही थे, पढ़े लिखे मुट्ठी भर ही लोग थे, तो शिक्षितों के लिए ही संभव था। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। कब? 1804 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। बागडोर अपने खानदान के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की। दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, जब पास आते हैं तभी पता चलता है। तो जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्से में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारियों उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय के बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारियों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। सामंती व्यवस्था का क्या हो गया? नाश हो गया। औपनिवेशिक समाज ने संप्रभुत्व राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। कौन कौन? टीपू सुल्तान, एक तो हो गया टीपू सुल्तान, और दूसरा कौन हो गया? दूसरा हो गया राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ये प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से। जो क्रांतिकारी फ्रांस में जो विचार उपजे उससे प्रेरणा लेने वाले दो ठोस, सबसे ज्यादा ठोस एकदम, है ना।